हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर कौन कौन सी सैलरी हमें मिलती है। रिटायरमेंट के समय आपको जो सैलरी मिलती है वो कितनी टैक्सेबल है, कितनी उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशन मिलती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि बेसिक सैलरी क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्यूसेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर जो जो सैलरी मिलती हैं कुछ पार्ट उसका आज करने वाले हैं और कुछ रेस्ट पार्ट प्रोविडेंट फंड के साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगी कि कंसेप्ट पूरा क्या है और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आती है लीव सैलरी। सेक्शन 10 क्लोज 10AA क्या कहता है? अर्नड लीव विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड और एनकैश्ड। आपको पता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको हर जॉब के बीच में कुछ छुट्टियां पूरे साल के अंदर दे दी जाती हैं कि इतनी छुट्टियां अगर आप कर लोगे तो आपकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी। लेकिन अगर तो आप कर लेते हो उनका इस्तेमाल तो आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उन छुट्टियों से कम छुट्टियां करते हो और बची हुई छुट्टियां हैं वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं या आपको उसके ऊपर कोई पेमेंट मिल रही है तो दैट इज़ कॉल्ड लीव सैलरी। अब ये लीव सैलरी के ऊपर आपको दो तरीके से डील करना होगा, यानी आपको दो तरीके से लीव सैलरी मिलती है, एनकैश ड्यूरिंग द जॉब और एनकैश्ड एट द टाइम ऑफ अर्निंग सर्विस। कि आप अगर जॉब कर रहे हो तब क्या आपको सैलरी मिलेगी तो वो टैक्सेबल होगी या नहीं। और दूसरा केस आता है कि अगर आप रेजिग्नेशन के टाइम पे आपको कोई लीव सैलरी की पेमेंट मिल रही है तो आपका क्या केस होगा। सबसे पहले आपके सामने है एनकैश ड्यूरिंग द जॉब कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है तो वो पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, यानी पूरी की पूरी टैक्सेबल। अगर आप दूसरा केस देखोगे रेजिग्नेशन वाला, उसमें दो एम्प्लॉयज़ आते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर देखे जाते हैं। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो आपकी जो सैलरी है वो फुली एग्जेम्प्ट है, यानी उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो लीव सैलरी के ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगी वो इन चार चीज़ों के लीस्ट पे मिलेगी, यानी इन चार चीज़ों के बीच में जो भी लोअर होगा यानी जिनकी भी अमाउंट लोअर होगी उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब सबसे पहले क्या है? दैट इज़ अमाउंट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट हमें मिली है। सेकंड केस आता है 3 लाख रुपीज़, उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट बता दी कि इतनी तो आपको लेस मिलनी ही मिलनी है या इससे कम हुई तो वो मिलेगी। अब थर्ड है दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय AMS। AMS मीन्स एवरेज मंथ सैलरी, कि आप जो एवरेज मंथ सैलरी लोगे वो लास्ट 10 मंथ की लोगे, 12 मंथ की नहीं। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और फोर्थ क्या है? लीव्स अर्नड मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी। अब आपको एवरेज मंथ सैलरी पता है, लेकिन लीव्स अर्नड क्या होता है? लीव एट अ क्रेडिट। लीव एट क्रेडिट मीन्स बची हुई लीव्स जिस पर पैसे मिलेंगे, कि वो लीव्स जिनके ऊपर आपको पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? लीव्स अर्नड। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है? देखो, टोटल लीव एंटाइटल ड्यूरिंग जॉब, जितनी लीव्स आपको टोटल मिली हैं वो जॉब के अंदर आ जाएंगी। मैक्सिमम 30 आपको पूरे साल के अंदर अलाउ की जाती हैं। देन लीव एंड कैश ड्यूरिंग जॉब, अगर यानी जो आपकी कैश में बदल चुकी हैं, वो पेमेंट उसकी मिल चुकी है, वो आप बीच में से लेस कर दोगे। थर्ड आता है लीव्स अवेल्ड ड्यूरिंग जॉब, कि जो आपने लीव्स जॉब के बीच में ली हैं बीच में से माइनस कर दी जाएंगी और जो भी इन सबको करके निकलेगा दैट इज कॉल्ड लीव एट क्रेडिट। सो इन सबको करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगी वो आपकी लोअर ऑफ करने के बाद क्या बन जाएगी? एग्जेम्प्ट बन जाएगी अंडर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ लीव सैलरी। सो यहाँ तक आपको कंसेप्ट वैसे क्लियर हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन क्या कहती है कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2015 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ 10 मंथ सर्विस। कि जो मिस्टर गुप्ता हैं वो रिटायर्ड हुए हैं 1 दिसंबर को 2015। उन्होंने 20 ईयर्स काम किया 10 मंथ सर्विस के लिए और रिसीविंग सैलरी उनको कितनी मिली है? दैट इज़ 5 लाख। और अदर डिटेल्स ये कह रही हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो 5000 पर मंथ मार्च 1 से लेकर जुलाई 31 तक मिली हैं और जो बेसिक सैलरी 6000 पर मंथ मिली है वो रेस्ट 5 मंथ मिली है। अब लीव जो अवेल्ड की गई है ड्यूरिंग सर्विस यानी 20 ईयर्स के बीच में आपने 480 डेज क्या ली है? लीव ली है। अब उसके बाद क्या है? ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, और उनको साल में 30 डेज के लिए क्या किया गया था? एंटाइटल किया गया था कि आप पूरे साल में सिर्फ 30 डेज की लीव ले सकते हो, यानी छुट्टियां ले सकते हो। अब हमने निकालनी है टैक्सेबल सैलरी। सबसे पहले आप क्या ले लोगे? जितनी सैलरी आपको मिली थी 5 लाख रुपीज़ वो आपने लिख लिया।
सेकंड केस हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि जो नहीं किया गया था वो क्या माना जाएगा, दैट इज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब उसमें कुछ हमने एग्जाम्पशंस करनी है, 4 थिंग्स हमने जो पीछे पढ़ी हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड जो मिली है वो लिख लिया। स्पेसिफिक लिमिट आपको दी गई थी 3 लाख रुपीज़, वो हमने लिख ली। देन थर्ड था 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी। अब एवरेज मंथ सैलरी निकालोगे। अब एवरेज मंथ सैलरी कैसे निकलेगी, 5 मंथ आपको 5000 था और 5 मंथ आपको 6000 पर मंथ था। हमने क्या किया, नोट 1 में देख सकते हो आप, 5000 को 5 से और 6000 को 5 से, यानी 10 मंथ हमने सैलरी लेनी थी और 10 मंथ हमने दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमें ऊपर मेंशन था, और सबको हमने 10 मंथ सैलरी यानी 10 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज यानी जितने मंथ आपने उसमें यूज़ किए हैं, और वो सारा कुछ करने के बाद आपकी जो सैलरी बनी थी दैट इज़ कॉल्ड 5500, वो क्या है, एवरेज मंथ सैलरी। और जब हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 आपका आउटसाइड में आ जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या था, लीव अर्नड मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी। अब लीव अर्नड मल्टीप्लाई एवरेज मंथ सैलरी आपको पता है, लेकिन अब लीव अर्नड आपको निकालना है। नोट 2 आप देख सकते हो, यानी अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपकी कितनी है, 20, और नंबर ऑफ लीव्स क्रेडिटेड कितने हैं आपके, यानी कितने मैक्सिमम उन्होंने कहा है, हमें गिवन ना हो तो 30 डेज। सो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, उसमें से आपने जितनी ले ली थी लीव्स वो आपने लेस कर दी, तो आपका क्या बना, दैट इज़ 120 डेज। और पूरा का पूरा आपने यहाँ पे देख लिया कि 30 डेज उनको पूरे साल में कहा गया था, यानी अगर आपने मंथ में निकालना है तो आपने क्या किया, 120 को 30 के साथ डिवाइड किया तो 4 मंथ आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लीव अर्नड। सो 4 मंथ आपने लीव अर्न की है, तो उसमें से आपने जो सैलरी थी एवरेज मंथ वाली वो मल्टीप्लाई कर दी, तो 22,000 आपका लोअर ऑफ निकल आएगा बीच में से, और लोअर ऑफ जो आपका निकला वो आपने आउटसाइड में लिख दिया, और 5 लाख में से अगर आपने 22,000 माइनस कर दिया तो 4,78,000 आपकी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल सैलरी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको क्लियर हो गया होगा लीव सैलरी वाला कंसेप्ट। हम अब नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी होता क्या है, रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ मनी विच एन एम्प्लॉयर पेज टू हिज एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर सर्विस ऑफर्ड बाय हिम टू द कंपनी। कि जो भी एम्प्लॉई ने कंपनी को सर्विस दी है उसके बदले जो एम्प्लॉयर उसको जो अमाउंट देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी की अमाउंट कितनी टैक्सेबल है कितनी नहीं है ये चीज़ें हम देखेंगे। हमने ग्रेचुटी को 3 तरीकों से लिख दिया है। पहली चीज़ क्या है, दैट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें आपकी ग्रेचुटी अगर आपको मिली है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। सेकेंड केस आता है कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, मतलब अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपका क्या माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। आपको ये चीज़ें देखकर क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी, और अगर आप नहीं हो तो आपको ये चीज़ें देखकर मिलेगी। सो अगर आप गवर्नमेंट हो तो फुली तो एग्जाम्प्ट तब तो मिल ही जाएगा कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इन 2 केसेस में आपने आगे बात करनी है। अब इन दोनों में देखो कि जो पहली 2 चीज़ें हैं वो तो सेम ही हैं कि कितनी अमाउंट आपने रिसीव की वो तो लिखोगे। सेकेंड वाली स्पेसिफिक अमाउंट जो है 20 लाख रुपीज़ वो भी आप दोनों में देखोगे। और अब थर्ड वाली क्या है, दैट इज़ लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 डेज सैलरी, कि जो आपको लेंथ ऑफ सर्विस यानी जितनी देर आपने काम किया, जितनी देर आपने सर्विस प्रोवाइड की कंपनी को, इनटू 15 डेज सैलरी। अब ये 15 डेज सैलरी का भी आगे फॉर्मूला है, क्या है, सैलरी लास्ट ड्रॉन, जितनी आपने सैलरी ली है मल्टीप्लाई बाय 15 डेज डिवाइडेड बाय 26 डेज। आपने मंथ को 26 डेज में बदल दिया। यहाँ पे देखो आप, इस केस में क्या है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, की एवरेज सैलरी जब निकालोगे उसके बाद उसका हाफ करोगे देन माना जाएगा हाफ मंथ एवरेज सैलरी। और उसे जब हम कंप्लीटेड YOS या ईयर्स ऑफ सर्विस यानी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट की एग्जाम्पशन निकल आएगी। तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब पॉइंट्स भी हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, अगर आप ग्रेचुटी सर्विस के दौरान रिसीव कर रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल होगी। अगर आप डिफेंस सर्विस में मेंबर हो तब आपको ग्रेचुटी मिली है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। और इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ग्रेचुटी लेने से पहले तो जो भी ग्रेचुटी फैमिली मेंबर्स को मिलेगी वो सिमिलर मैनर में क्या होगी, दैट इज एग्जेम्पशन उसकी दी जाएगी और टैक्सेबल वो चीज़ मानी जाएगी। अब ग्रेचुटी का मीनिंग हो गया है, अब हम उसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा।
मिस्टर राज नॉट बीइंग अ कवर्ड अंडर पोगा यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर राज नहीं है, यानी ये लास्ट वाला केस है नॉट कवर्ड वाला। रिटायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019 फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसीव ₹45,000, उनको 45,000 मिले हैं, साथ साथ में देख सकते हो। और ग्रेचुटी आफ्टर सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, और डेट भी दे दी 40 ईयर्स उन्होंने काम किया 11th मंथ पूरे साल में। और एवरेज यहाँ पे मंथली सैलरी नहीं है, एवरेज मंथली सैलरी दे दी गई है कितनी 2200, और हमें कह दिया ग्रेचुटी निकालो। आपको पता है जितनी सैलरी आपको मिलेगी उसमें से लीस्ट जो माना जाएगा। अब जितनी एक्चुअल रिसीव हुई है 45,000 वो आपने लिख दी, स्पेसिफिक अमाउंट आपको 20 लाख थी, और आपने अब लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ एवरेज मंथ सैलरी, हाफ आपने लिख दिया इनटू 40, यानी जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस थी वो, और इसके बाद क्या आ गया आपका दैट इज़ 44,000, और वही सबका लोअर है, और जो आप बाहर लिख दोगे तो आपकी क्या अमाउंट बन जाएगी 1,000, दैट इज़ टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब लास्ट है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, दैट इज सेक्शन 10 क्लोज 10B के अंदर कि एनी अमाउंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट, यानी जब एम्प्लॉई काम नहीं कर रहा था, यानी उनको जॉब नहीं मिली थी, फिर भी वो जॉब पे गया हुआ था, बस काम नहीं कर रहा था, उस समय जो भी उसको पैसे एम्प्लॉयर ने उसे प्रोवाइड किए हैं दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। अब हम देखेंगे कि इसमें से एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, वही लोअर ऑफ देखेंगे, किसका एक्चुअल अमाउंट का देखेंगे, रिसीव स्पेसिफिक अमाउंट कितनी दी गई है 5 लाख, और 15 डेज एवरेज पे जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था वही इसमें यूज होना है, और लेंथ ऑफ सर्विस देखेंगे। नोट क्या है दैट इज कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एज पर द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम अप्रूव की है अगर उसके अंदर इसे कंपनसेशन मिले एम्प्लॉय को तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। अब एक स्मॉल एग्जांपल से समझो कि अगर रिट्रेंचमेंट 10 लाख उसे मिली है, सैलरी 26,000 है और सर्विस 30 ईयर्स है, तो कैसे आप निकालोगे, देख सकते हो आप कि जितनी एक्चुअल उसे अमाउंट मिली हमने वो लिख दी, 5 लाख उसे क्या मिली थी दैट इज़ स्पेसिफिक अमाउंट थी वो, और एवरेज मंथ पे यानी 15/26 आपका वैसे बताया गया था पीछे फॉर्मूले में, और आपने एवरेज पे जितनी सैलरी आपको मिली थी 26,000 वो ले ली, और इंटू 30 ईयर जो आपकी LOS दैट इज़ जितनी आपने काम किया यानी 30 ईयर्स। सो इन सब को देखा तो आपके सामने लोअर क्या निकला लास्ट वाला दैट इज़ 4,50,000। अब 4,50,000 आपने आउटसाइड में लिखा, और जितनी आपको रिट्रेंचमेंट मिली थी उसमें से अगर आपने लेस कर दिया तो जो लेफ्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। सो ये था आपके सामने कि कैसे हमने रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन निकाला, और उसके बाद हमने ग्रेचुटी भी देखी है, लीव सैलरी भी हमने देखी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि प्रोविडेंट फंड का क्या रोल है सैलरी के अंदर, और उसके साथ साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट कैसे होती है, पेंशन एज अ सैलरी हम कैसे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।